Hello, my dear friends. Very good afternoon to all of you. Welcome to Career Well. कैसे हैं आप सभी? सो जल्दी से लाइव आ जाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई इशू ना हो तो हम समय पे लाइव रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। हम लोगों ने पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षारक और लवण, और उसी सिलसिले को हम लोग बढ़ाने वाले हैं आगे। तो एक बार जल्दी से सभी लाइव आए और बताएं कि सब कुछ क्लियर है। तो आज के सेशन की शुरुआत होगी, आज के सेशन का शुभारंभ होगा, आगाज होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हमारे साथ इंदिरा राजपूत हैं, रंजना सिंह हैं, स्वागत है आप सभी का। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो एसिड होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पे, ओरिजिन के बेसिस पे दो तरह के होते हैं। एक ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरली मिलते हैं, हमें प्रकृति से मिलते हैं, और दूसरा था मिनरल एसिड। क्या था? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं, मिनरल एसिड वैसे एसिड होते हैं जो हम लोग बनाते हैं लैब में। ठीक है, तो हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि और स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो एसिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। तो हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। प्रबलता के आधार पर अम्ल के प्रकार। ठीक है, वो था किसके आधार पर? ओरिजिन के बेसिस पे, कि आपको एसिड कहां से मिल रहा है उसके आधार पे। ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ के आधार पे, शक्ति के आधार पे, प्रबलता के आधार पे भी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, सना, वेद, प्रकाश, जितने लोग हैं, है ना। रोज का टाइम टेबल नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा, घबराइए मत। तो प्रबलता के आधार पे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या? एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्रबलता के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मतलब प्रबल अम्ल, और दूसरा क्या होता है? वीक एसिड्स, दुर्बल अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल। सो प्लीज रिमेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ मतलब शक्ति के आधार पर, प्रबलता के आधार पे, स्ट्रेंथ के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो अगर हम बात कर रहे हैं अम्ल की, तो आपने कहा सर कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? स्ट्रेंथ, यानी प्रबलता के आधार पे। बात समझिएगा, वो था ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। यहां पे हम लोग देख रहे हैं प्रबलता के आधार पे अम्ल दो प्रकार के हैं। एक है हमारा वीक एसिड्स, दुर्बल अम्ल, और दूसरा क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। ठीक है जी, प्रबल अम्ल। अब देखिए, कोई भी पदार्थ जो है वो अम्ल क्यों कहला रहा था? तो आपने कहा था कि अगर कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, उसको वाटर में डिसॉल्व करने पर, जल में घोलने पर वो H+ दे रहा था, मतलब हाइड्रोजन आयन दे रहा था, है ना, तो हम उसे एसिड कह रहे थे। तो देखिए, वीक एसिड क्या होगा, है ना, वैसा अम्ल जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर, वैसा अम्ल जिसको जल में घोलने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर, जल में घोलने पर क्या हो? जल में घोलने पर पार्शियली डिसोसिएट हो, मतलब पार्शियली डिसोसिएट होकर
यानी आंशिक रूप से अपघटित होकर, आंशिक रूप से अपघटित होकर, अपघटित होकर बहुत ही कम मात्रा में H प्लस दे रहा हो, बहुत ही कम मात्रा में H प्लस दे रहा हो, तो वैसे एसिड को हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड कहेंगे, है ना? वीक एसिड कहेंगे। यानी ऐसा एसिड जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर, जल में घोलने पर वो आंशिक रूप से अपघटित हो, पार्शियली डिसोसिएट होकर बहुत कम मात्रा में H प्लस दे, वो कहलाएगा वीक एसिड। लेकिन एक ऐसी एसिड जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर, जल में घोलने पर, जल में घोलने पर क्या हो रहा है? फुल्ली डिसोसिएट हो रहा है, फुल्ली डिसोसिएट हो रहा है ना? फुल्ली डिसोसिएट हो रहा है मतलब पूर्ण रूप से अपघटित हो रहा है, अपघटित होकर क्या कर रहा है? ढेर सारा H प्लस रिलीज कर रहा है, ढेर सारा H प्लस रिलीज कर रहा है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। ठीक है जी जानवी, बिल्कुल रेगुलर होगी क्लास, घबराइए मत। क्लियर है? चलिए अब देखिए वीक एसिड के एग्जाम्पल क्या थे? वीक एसिड के एग्जाम्पल थे आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड जो हमने पढ़े हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, मतलब सारे के सारे जो कार्बनिक अम्ल हैं वो सब के सब आपके वीक एसिड थे। लेकिन जितने भी मिनरल एसिड थे, जितने भी मिनरल एसिड्स थे यानी खनिज अम्ल थे, खनिज अम्ल थे, वो सब के सब क्या थे? स्ट्रॉन्ग एसिड से थे, एक्सेप्ट कौन? तो आपने कहा सर H2CO3 एक्सेप्ट, यानी जो अपवाद था, अपवाद वो कौन था? कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है ना? इतनी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है? बताइए जानवी, क्या किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम बात करेंगे पीएच स्केल पर, है ना? तो हेडिंग आप डालिएगा पीएच स्केल, जिसको हिंदी में कहते हैं पीएच पैमाना। अगर हिंदी में हम बात करें तो ये कहलाएगा पीएच पैमाना। यहां पर पैमाना का मतलब क्या है? स्केल है, नंबर का, है ना? जाम पैमाना में खाना नहीं है। बिल्कुल बरपीत, बिल्कुल सही आपने कहा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब देखिए पीएच स्केल क्या है। तो यहां पर पीएच स्केल जो दिया था, गिवन बाय, ये लिख लीजिएगा, गिवन बाय सोरेनसन। पीएच स्केल देने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन नाम था। आपने सुना होगा रिक्टर स्केल के बारे में। रिक्टर स्केल हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। रिक्टर स्केल क्या होता है? नंबर का एक स्केल होता है जो 1 से 14 तक, 1 से 14 तक वेरी करता है। रंजना, गुड आफ्टरनून। और जिसपे हम अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं कि भूकंप जो आया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी प्रबलता क्या है, कितना तगड़ा है भूकंप, है ना? विनाशकारी है, कम विनाशकारी है। तो यहां पे आपका 7 होगा, यहां पे 6 होगा। तो हम कहते हैं ना कि रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता 6 से ज्यादा है तो हम कहते हैं कि भाई डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है, और 6 से कम है तो कम विनाशकारी होगा। तो नंबर का एक स्केल, नंबर का एक पैमाना जिस पर हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं, अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल। उसी प्रकार देखिए यहां पे भी नंबर का एक स्केल है जो 0 से 14 तक वेरी करता है। कहां से कहां तक? 0 से 14 तक वेरी करता है, जिसपे हम एसिड और बेस का स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। अम्ल और क्षार की प्रबलता मापते हैं कि कोई एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कितना तगड़ा एसिड है, और कोई बेस है तो वो कितना तगड़ा है। बात आ रही है ना? बात आ रही है समझ में? तो
इस नंबर के स्केल को हमने क्या नाम दिया है? पीएच स्केल। यहां पे कहीं होगा 7, यहां पे कहीं क्या होगा? 7 होगा। तो देखिए, अगर कोई सब्सटेंस है और उसका पीएच 7 आ गया, उसका पीएच आ गया है 7, पीएच 7 आ गया, मतलब वो पदार्थ जो है वो ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा। वो पदार्थ कैसा होगा? तो आप कहिएगा सर न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। लेकिन अगर पीएच स्केल पर किसी पदार्थ का पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा होगा? बेसिक होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। और अगर किसी सब्सटेंस का जो पीएच है वो 7 से कम है, तो उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। तो 7 है तो ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा। 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और 7 से कम है तो क्या होगा? एसिडिक। ये जो नंबर का स्केल दिया गया है ना, इसी को बोला गया है पीएच स्केल, जिसको देने वाले थे एक साइंटिस्ट। कौन सा नाम था? सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन साहब ने पीएच पैमाना दिया था। अब जैसे सपोज करो कि हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, 3 घोल है हमारे पास। घोल को शुद्ध हिंदी में क्या लिखते हैं? विलयन लिखते हैं। 3 घोल है हमारे पास, ए, बी और सी, और तीनों का पीएच हमें मेंशन किया गया है 014। नाउ टेल मी द नेचर ऑफ दीज सॉल्यूशंस गाइज। दीज सॉल्यूशंस आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। टेल मी, ये सारे के सारे घोल अम्लीय होंगे कि क्षारीय होंगे? बताओ। विलियन ए, विलियन बी और विलियन सी। सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन सी है। पीएच ए का पीएच है 0, बी का पीएच है 1, सी का पीएच है आपका 4। नाउ टेल मी द नेचर ऑफ दीज सॉल्यूशंस। दीज सॉल्यूशंस विल बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। बताइए रिया। हाँ, साइंस वालों के लिए ही तो केमिस्ट्री की क्लास है। केमिस्ट्री किसमें आता है? साइंस में आता है ना, साथ है ना। तो आप कहिएगा सर ये सारे ही सॉल्यूशन का जो नेचर होगा ना, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। क्यों? आप कहोगे सर इन सभी का पीएच 7 से कम है, देखो ना। लेकिन अगर मैं पूछूं इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? विवेक, यू आर राइट। रिया, मोहम्मद फैज, एसिडिक होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बट टेल मी विच वन विल बी मोर एसिडिक? मोर एसिडिक। तो आप कहिएगा सर देखो 7 से कम वाला एसिडिक तो होगा, लेकिन देखो एसिडिक कैरेक्टर इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सो ए विल बी मोर एसिडिक, है ना। इधर से इधर जाने पर जो है वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। एरो क्या बतला रहा है कि 7 से कम वाला एसिडिक तो होगा, लेकिन इधर से इधर जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, अम्लीय गुण बढ़ रहा है। तो 0 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद 1 वाला होगा, उसके बाद 2, 3, ऐसे घटता चला जा रहा है। इधर 7 पे जाके तो न्यूट्रल हो जा रहा है। सो ए विल बी मोर व्हाट? मोर एसिडिक। सबसे अधिक अम्लीय होगा ए। सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? सबसे अधिक अम्लीय जो होगा माय डियर फ्रेंड्स वो ए होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम 3 सॉल्यूशन और ले लें, सपोज वी हैव 3 सॉल्यूशंस, 3 और घोल हमारे पास हैं। घोल को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं, डी, ई और एफ। और तीनों के पीएच भी आपको मेंशन किए गए हैं 8, 10 और 14। नाउ टेल मी द नेचर ऑफ दीज 3 सॉल्यूशंस। द नेचर विल बी एसिडिक और बेसिक। 3 घोल हमारे पास और हैं, डी, ई और एफ। बताइए कि इनके नेचर क्या होंगे? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? तो आप कहेंगे सर इन सभी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से ज्यादा है, सो नेचर विल बी बेसिक। तो इन सभी की जो प्रकृति होगी वो बेसिक होगी, मतलब क्षारीय होगी। लेकिन नाउ टेल मी विच वन विल बी मोर बेसिक? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बताइए। बिल्कुल सोमा, सही है आप। सना बिल्कुल सही है। शिक्षा, मोहम्मद फैज, फाजिल, प्रेरणा, अंजलि सिंह, ऑल आर बेसिक। वेरी गुड। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो कहिएगा देखो 7 से ज्यादा वाला बेसिक तो होगा, लेकिन ये एरो क्या बतला रहा है कि भाई इधर से इधर हम बढ़ेंगे ना तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। सो एफ विल बी
एफ विल बी मोर बेसिक माय डियर फ्रेंड्स। ये एफ जो होगा वो क्या होगा, मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक होगा, सबसे अधिक क्षारीय होगा, सबसे अधिक क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्षारीय होगा। प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर। तो 14 जिसका पीएच होगा ना वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर इधर से इधर जाने पे बढ़ रहा है। एरो यही तो बतला रहा है, ये एरो ये बतला रहा है, ठीक है। नाउ तो यहां पे जो पीएच, पीएच में पी जो शब्द है वो पोटेंशी को बताता है, पोटेंस को बताता है, और एच किसको बतला रहा है, एच बतलाता है हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को। तो पी मतलब क्या है, पोटेंस, जिसका मतलब क्या होता है, शक्ति, पावर, क्षमता, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ के जो पीएच हैं उन्हें आपको बस याद रख लेना है। तो यहां पे देखो हमने पूरी कहानी लिख दी है कि अगर पीएच 7 है मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा है तो एल्केलाइन है। बेसिक को एल्केलाइन भी लिखते हैं ना, तो बेसिक कहने का मतलब एल्केलाइन ही होता है। तो कभी लिखा रहेगा बेसिक, कभी लिखा रहेगा एल्केलाइन, है ना। दोनों का मतलब क्या होता है, क्षारीय होता है। पीएच 7 से कम है तो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है ना। तो पीएच पैमाना का उपयोग करके अम्ल या क्षार की शक्ति निर्धारित की जाती है। यह एक विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को मापने का एक पैमाना है। पी का मतलब क्या होता है, पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, है ना। पी का मतलब क्या है, पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। तो ये कहानी हमने यहां पे लिख दी है। तो पीएच 7 है न्यूट्रल, 7 से ज्यादा है क्षारीय, 7 से कम है अम्लीय। दिख रहा है ना, सारा लिख दिया मैंने। बताओ कोई किसी को दिक्कत हो तो बता लो अभी। माइनस में नहीं होता ना, 1 से 14 तक वेरी कर रहा है, तो माइनस में कहां से चले गए आप स्वीटी, 1 से 14 तक ही हम रखते हैं। कहां से कहां तक हम माप रहे हैं, 1 से 14 तक, -2, 3, 4 नहीं, ठीक है। पीएच पैमाना कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से 14 तक ना, तो उसी बीच में हम रखें। मतलब अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक हो गया, 7 से कम है तो एसिडिक हो गया। तो 0 से 14 तक। चाय नहीं है ये, मतलब कॉफी है। और यहाँ पे काफी चिल्ड है स्टूडियो, सर्दी लग रही है मुझे। और ये चश्मा देखिए लाइट से बचने के लिए, ऐसा नहीं कि स्टाइल में लगाया गया है। इधर लाइट है, इधर लाइट है, सामने लाइट है। आप लोग भी क्लास करते हैं ना, तो ये ब्लू कट जो चश्मा होता है ना, वो पहन के डेस्कटॉप पे या किसी पे मोबाइल पे आप क्लास करते हैं तो जरूर लगाया करेंगे, है ना। भले अच्छा ना लगे पर लगाइए। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना सब्सटेंस का पीएच आपको ऐसे याद कर लेना है, हो सकता है कभी पूछ दे। जैसे रक्त का पीएच कितना होता है, 7। वीर्य का पीएच कितना होता है, जो वीर्य होता है मतलब सीमेन होता है उसका 7.2 से 7.8 के करीब होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर का पीएच देखो 7 होता है। वाटर का पीएच कितना होता है, 7, मतलब ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक होता है, ठीक है। उसके बाद मूत्र का पीएच अक्सर पूछा जाता है, 6 होता है। लार जो निकलता है ना आपके मुंह से, 6.8। उसके बाद जठर रस, है ना, जठर रस, आपके अमाशय में जो पाचन ग्रंथियां हैं वो एक लिक्विड स्रावित करती है। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें एंजाइम होते हैं। उसका होता है 1.5 से 3.5 के बीच। उसके बाद अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस का पीएच 7.5 से 8.5 के करीब होता है। और आंत्र रस, आपकी आंतों से जो एंजाइम निकलता है आंत्र रस, उसका 7.6। इसमें आपको देखो रक्त का याद कर लेना है, यूरिन का याद कर लेना है, लार का याद कर लेना है, ये 3 का याद कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। जल का तो पता ही होता है कि 7 होता है। आपकी फर्स्ट क्लास है, स्वागत है आपका। हाँ पेपर 2 के लिए है ना, साइंस पेपर 2 में ही तो आता है, पेपर 1 में साइंस कहाँ आता है, ठीक है श्री। हाँ दूर का नहीं दिखता तब लगाते हैं, नहीं मेरा तो अभी सही है, ये हम प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, है ना, ताकि और सही सलामत रहे आंखें। लिख लिया सबने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थों का पीएच है जिससे हमें
याद रख के चलना है थोड़ा सा, ठीक है। एक चीज और बताऊं, जहां से देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर भी हम लोग देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो एक चीज जो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब वो पूछ लिया गया, वो था एक्वारेजिया। क्या था? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, तो हेडिंग डालिएगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, जिसको हम कहते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज कहते हैं। ये देखो एक्वारेजिया क्या है, ये एक्वारेजिया क्या है माय डियर फ्रेंड्स, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज एक्वारेजिया? एक्वारेजिया क्या है कि हमने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा मेरी तरफ, बिल्कुल आसान मैं कर दूंगा और हम एनसीईआरटी को बिल्कुल पकड़ के चलेंगे। क्योंकि देखो आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें जो है ऑप्शन में कॉपी कर रखी हैं। तो हम एनसीईआरटी के दामन को बिल्कुल थाम के चलेंगे और जो हमारा पढ़ाने का लेवल होगा वो 6 to 8 होगा, क्योंकि 6 to 8 को टारगेट करके ही आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेपर 2 में। लेकिन मुझे जहां पे लगता है कि यहां से आगे भी भाग सकता है क्वेश्चन, तो वहां पे हम थोड़ा आगे जाएंगे, तो उससे घबराइएगा मत, ठीक है। हाँ, गोल्ड को साफ करने के लिए बिल्कुल। अब ये एक्वारेजिया क्या होता है? तो आप कहिएगा सर एक्वारेजिया क्या होता है कि HCl और HNO3 का एक ऐसा मिश्रण जिसमें HCl 3 पार्ट है और HNO3 1 पार्ट है। इस तरह के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। अब देखो ध्यान से जरा सुनना मेरी बात को। जैसे अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है? HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है? तो आप क्या कहिएगा? 3:1। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दे कि एक्वारेजिया में HNO3 HCl का अनुपात कितना होता है, तब कहिएगा सर 1:3। कैसे इसको याद रखेंगे? देखो HNO3 में 3 आ रहा है ना, तो इसका 1 भाग लेंगे, 1 पार्ट लेंगे, और इसके पार्टनर का कितना लेंगे? 3, उल्टा कर देंगे। HCl में एक एक एटम है दोनों, तो जिसमें 3 आ रहा है उसका 1 पार्ट लेंगे, तो इसके पार्टनर का कितना पार्ट लेंगे? 3 पार्ट लेंगे, उल्टा कर देंगे। तो HCl में HNO3 में 3 आ रहा है तो इसका 1 भाग, तो इसके पार्टनर का कितना? 3 भाग, ऐसे उल्टा कर देंगे। तो HNO3 और HCl का एक ऐसा मिश्रण, HCl और HNO3 का एक ऐसा मिश्रण जिसमें HCl कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, और HNO3 1 पार्ट है। इस मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है। इस मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है। यहां पे इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं गाइस? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। प्लीज रिमेंबर, दिस इज योर नाइट्रिक अम्ल। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है? इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है एक्वारेजिया का? अच्छा देखिए, अगर पूछा जाए कि किंग ऑफ एसिड कौन है? किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा। ध्यान से सुनिएगा, अम्लों का राजा अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये H2SO4 होता है। लेकिन वहीं पर अम्लराज अगर पूछा जा रहा है, अम्लराज, तो अम्लराज का मतलब क्या होता है? एक्वारेजिया होता है। दोनों में फर्क है। अम्लों का राजा कहने का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड को हम अम्लों का राजा कहते हैं, लेकिन अम्लराज कहने का मतलब एक्वारेजिया है। अब इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व मेटल्स। इसका इस्तेमाल धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है। धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है। आप पढ़ेंगे आगे चलकर के कि ये जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। सोना का सिंबल क्या होता है? AU। और प्लैटिनम, और क्या है? प्लैटिनम। प्लैटिनम, व्हाट इज दिस? दिस इज प्लैटिनम। तो सोना और प्लैटिनम जैसे इनर्ट मेटल भी इसमें आकर घुल जाते हैं। आप जानते हैं कि सोना और प्लैटिनम दो ऐसे धातु हैं जो अक्रिय हैं,
इनर्ट हैं, ये किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते, किसी से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन वो भी आकर अपनी पहचान इसमें खो देते हैं। दूसरी बात कि जो स्वर्णकार होते हैं, जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं, गोल्ड स्मिथ जिसको हम कह रहे हैं, है ना, स्वर्णकार, सोने के जेवरात को साफ करने के लिए, आभूषणों को साफ करने के लिए इसी घोल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे महिलाएं जो हैं वो सोने के आभूषण पहनती हैं और जब वो गंदा सा हो जाता है तो इसे मतलब स्वर्णकारों को, ज्वेलरी मेकर्स को देते हैं साफ करने के लिए। तो ये जो साफ करते हैं इसी घोल में साफ करते हैं, किसमें, इसी एक्वारेजिया में साफ करते हैं। तो अगर आप अपने सोने के जेवरात को बार बार साफ करवाते हैं तो वो धीरे धीरे हल्का होता जाएगा, क्योंकि कुछ सोना इसमें घुल जाता है, कुछ सोना इसमें घुल जाता है। ठीक है जी, तो दोनों में अंतर जो है वो आपको समझना पड़ेगा। स्वीटी, हाँ भी एसिड रेन पे आते हैं स्वीटी, ठीक है, एक एक करके हम सारी बातों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, घबराइए मत आप। ओके, तो जो है स्त्री जो है वो एक ही रूप में हार स्वीकार करती है, बस वो हार किसका होना चाहिए था, सोने का होना चाहिए, है कि नहीं, अदरवाइज हार नहीं मानती। चलिए, और कि एक शायर कहते हैं कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। और मेरे माँ बाप ने मुझको तालीम ये दी है, बुजुर्गों की करो इज्जत तो इज्जत कम नहीं होती। और बनाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, वो हो जाए अगर बासी तो लज्जत कम नहीं होती। तो सोना इतना कीमती क्यों है, क्योंकि ये अकिर्य धातु है, इनर्ट मेटल है, नोबल मेटल भी इसको कहते हैं। ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है, हवा पानी से रिएक्शन नहीं करता, तो हमेशा चमकता रहता है वो, है ना। लोहे की वस्तु को रख दीजिए जंग लग जाएगा, कॉपर की वस्तु को रख दीजिए वो भी खराब हो जाता है, लेकिन सोना चमकता रहता है, क्योंकि जो है ये किसी चीज से रिएक्शन ही नहीं करता, है कि नहीं। लेकिन एक बात यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो HCl और HNO3 है, ये कंसंट्रेटेड होता है कि डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है कि डाइल्यूट फॉर्म में होता है। अब देखो यहां से क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, नोट करके कहीं पे लिख लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो देखिएगा प्रीवियस ईयर्स के जब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे तो वहां पे ये सवाल मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो एसिड हमारा प्योर है ना, प्योर एसिड जो लैब में रखा हुआ है, प्योर एसिड, शुद्ध अम्ल, शुद्ध अम्ल जो होता है लैब में रखा हुआ, जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एसिड, है ना, यानी सांद्र अम्ल बोलते हैं इसको, सांद्र अम्ल, सांद्र मतलब गाढ़ा, कंसंट्रेटेड फॉर्म। लेकिन इस प्योर एसिड में अगर हम पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, इस प्योर एसिड में पानी मिलाकर पतला कर रहे हैं, तो प्योर एसिड में पानी मिलाना और उसे पानी मिलाकर पतला करना ये कहलाता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तनुकरण, है ना, यानी हम उसको तनु बना रहे हैं, पतला बना रहे हैं। तो अब जो ये प्योर एसिड और प्लस वाटर है ना, प्योर एसिड और ये जो वाटर है, मतलब ये जो आपका शुद्ध अम्ल था और उसमें हमने क्या मिला दिया, शुद्ध अम्ल में हमने मिला दिया है क्या, जल। तो अब ये जो एसिड है ना, ये कहलाएगा डाइल्यूट एसिड। क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड, ये कहलाएगा डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल, है ना, तनु अम्ल। और शॉर्ट में देखो कंसंट्रेटेड को ऐसे लिख देते हैं, कॉन्क लिख देते हैं, और डाइल्यूट को ऐसे लिख देते हैं DIL, डाइल्यूट। अब आप जानते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना। यहां पर आप लिख लें नोट करके कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहां से सवाल है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अम्ल का तनुकरण, अम्ल का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया होती है। मतलब वैसी अभिक्रियाएं या वैसी प्रक्रियाएं जिसमें हीट या एनर्जी निकलती है। एक्सो मतलब क्या हो रहा है, एग्जिट होना, निकलना, और थर्मा मतलब क्या होता है, हीट। तो वैसी अभिक्रियाएं, वैसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो एसिड में अगर हम पानी मिला रहे हैं तो ढेर सारा हीट निकलेगा और उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब क्रैक कर जाएगा, हाथ वाथ जल जाएगा आपका। तो एक सवाल पूछा गया है, क्या एसिड में पानी मिलाते हैं कि पानी में एसिड मिलाते हैं? बताइए, डाइल्यूशन के दौरान हम पानी में एसिड मिलाते हैं या एसिड में पानी मिलाते हैं? टेल मी, बताइए बताइए। हीट निकलता है, बिल्कुल। तनु और डाइल्यूट तो समझ में आ रहा है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि एसिड में वाटर मिलाते हैं, एसिड में वाटर मिलाते हैं या वाटर में एसिड मिलाते हैं? वाटर में एसिड मिलाते हैं। दोनों में से कौन, पहला वाला या दूसरा वाला प्रक्रिया? बताइए। यहां से देखो क्वेश्चन था, पानी में एसिड मिलाते हैं, है ना? तो एसिड में कभी भी पानी नहीं मिलाएंगे हम। पानी में क्या करते हैं, एसिड मिलाते हैं, है ना? तो ये कभी भी नहीं करेंगे। हम किसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, वाटर में एसिड मिलाएंगे। देखो हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन है जी। ये हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब, एक ले ली हमने भाई साहब परख नली, और इस परख नली में हमने ले लिया ढेर सारा पानी। ओके, ये है हमारा वाटर, हमारा जल है, और इसमें ड्रॉप वाइज हम क्या करेंगे, एसिड मिलाएंगे। तो ये मान लिया कि एसिड इसमें भरा हुआ है, तो ड्रॉप वाइज एसिड हमारा आ रहा है। तो एक ड्रॉप एसिड आया और इसको हिला लिया, दूसरा ड्रॉप एसिड आया, मिला लिया। तो क्या होगा कि जो हीट बन रही है ना वो कम बनेगी। लेकिन आपने क्या किया है, ये एसिड है और उसमें ढेर सारा पानी अचानक से डाल दिया, है ना? तो ये हो गया हमारा क्या, एसिड। ये हो गया हमारा एसिड यानी अम्ल। तो अम्ल को पानी में मिलाया जाता है, ना कि पानी में अम्ल मिलाया जाता है। सॉरी, वाटर में एसिड ड्रॉप वाइज मिलाया जाता है, ना कि एसिड में वाटर मिलाया जाता है। ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड हम ऐसे करते हैं, प्लीज रिमेंबर, यहां से पूछा गया है। हाँ, रेगुलर हो जाएगी। पानी में एसिड मिलाते हैं, है कि नहीं? क्लियर हो गया? तो इसको जरा याद रखिएगा। तो मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि ये जो एसिड लेंगे हम HCl और HNO3, ये कैसा लेंगे? तो ये दोनों ही कंसंट्रेटेड होंगे एसिड, है ना, सांद्र होंगे, दोनों ही सांद्र होंगे। कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 होना चाहिए। ब्लास्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है जानवी, क्लियर हुआ? ओके, तो चलिए इतनी बातें हो गई। अब थोड़ा हम चले एसिड रेन पे, जहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हालांकि ये थोड़ा सा पढ़ना था आपको, लेकिन यहां से पूछ लिया गया है, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग पढ़ेंगे एसिड रेन, दैट इज अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जरा पढ़ लेते हैं। अम्ल वर्षा की डिमांड आ रही थी, वो हम पढ़ लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद एसिड रेन। देखिए, एसिड रेन का कारण बहुत सारा होता है। एसिड रेन के कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे घरों से निकलने वाला धुआं, है ना, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जो पावर प्लांट होते हैं जिनमें फॉसिल फ्यूल जलते हैं, जीवाश्म ईंधन जलते हैं, कोयला वगैरह, उससे निकलने वाला धुआं, दलदली क्षेत्रों से निकलने वाली गैस, ओशन के ऊपर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनसे निकलने वाली गैस, ज्वालामुखी के फटने से जो गैस निकलती है, इन सभी की वजहों से आपका एसिड रेन हो सकता है। बट इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन, यू विल से फैक्ट्री एग्जॉस्ट, है ना? तो मेजर जो कॉज है वो क्या है? तो वो है आपका फैक्ट्री एग्जॉस्ट। मतलब
कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। ठीक है जी, कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, दिस इज द मेजर कॉज ऑफ व्हाट, एसिड रेन माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एसिड रेन का मुख्य कारण होगा। तो ये जो फैक्ट्री एग्जॉस्ट है, जिसे हम कह रहे हैं कि कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, ये जो फैक्ट्री एग्जॉस्ट है, ये मेजर कॉज होता है किसका, एसिड रेन का। मेजर कॉज होता है एसिड रेन का। अब ये जो फैक्ट्री एग्जॉस्ट होते हैं ना, उसमें दो गैसें बहुत ज्यादा होती हैं। दो गैसें बहुत ज्यादा होती हैं। एक होता है हमारा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा हमारा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी होंगी। यू विल से सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर जा रहा है और एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर से रिएक्शन करेगा। ये क्या है आपका, ये आपका है वाटर वेपर। ठीक है, ये है आपका वाटर वेपर। अब आप देखें ध्यान से, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये वाटर वेपर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2SO4। क्या बना लेगा, H2SO4। क्या बना लिया, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये वाटर वेपर से रिएक्शन करके बना लेगा क्या, HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड। क्या बना लिया, नाइट्रिक एसिड। और ये दोनों अम्ल जब वर्षा के पानी के साथ जमीन पे आएंगे, है ना, विद रेन वाटर, विद रेन वाटर, वर्षा के जल के साथ, वर्षा के जल के साथ जब जमीन पे आएंगे, है ना, तो यही क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, एसिड रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस, यही कहलाएगा आपका क्या, एसिड रेन। यही कहलाएगा आपका एसिड रेन कहलाएगा। तो ये दोनों अम्ल जब वर्षा के पानी के साथ जमीन पे आएंगे, दिस इज योर एसिड रेन, एसिड रेन, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अम्ल वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं, है ना, एसिड्स प्रेजेंट इन एसिड रेन। तो ये पहला सवाल था कारण, दूसरा सवाल था कि गैसेस कौन कौन सी होती है, और तीसरा एसिड्स प्रेजेंट इन एसिड रेन, अम्ल वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड। बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो ये तीन सवाल आपको याद रखना है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, और कल कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसमें होता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब वर्षा के पानी के साथ जमीन पे आते हैं तो यही कहलाते हैं आपके एसिड रेन। तो ये तीन सवाल हो गए। पहला सवाल कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। दूसरा है कि गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं, याद कर लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में कौन कौन सा अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब पीएच कितना हो जाएगा, पीएच अगर वर्षा के पानी का पीएच 5.6 से कम हो गया, 5.6 से कम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल वर्षा कहलाएगा, अम्ल वर्षा कहलाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर ड्रॉप्स बिलो 5.6,
then it is called क्या? तो कहेंगे एसिड रेन। When pH of rain water drops below 5.6 then it is called acid rain। यदि वर्षा जल का pH, वर्षा के पानी का pH 5.6 से कम हो गया, 5.6 से कम हो गया तो अम्ल वर्षा कहलाएगा, तो अम्ल वर्षा कहलाएगा। इसलिए पहली बारिश में आपको कभी नहीं नहाना चाहिए। जब पहली बारिश हो रही होगी तो क्या होगा, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है, तो जो पहली बारिश होती है ना उसमें ये एसिड ज्यादा रहेंगे। 2-4 बार बारिश हो जाए, धुल जाए तो फिर नहाइए। लगे तो मुझे पहली बारिश, सुना है गाना, पहली बारिश खतरनाक होती है। बात आ रही समझ? और एक और एसिड हमेशा रहेगी ही रहेगी, कौन? H2CO3, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से पानी रिएक्शन करेगा। वर्षा की बूंदें जब हवा से गुजरती हुई आएंगी तो CO2 रिएक्शन करेगा वाटर से और H2CO3 हो जाएगा। ये तो रहेगा ही रहेगा वर्षा जल में। इसकी वजह से अम्ल वर्षा नहीं होती, अम्ल वर्षा इसकी वजह से होती। वो तो बेचारा वीक एसिड है, वो बेचारा वीक एसिड है। ठीक है जी, क्लियर है किसी को? तो कितनी बातें याद रखनी है इसमें कि अम्ल वर्षा का कारण है कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। कल कारखानों की चिमनियों में से जो धुआं निकलता है उसमें 2 गैसें ज्यादा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जब जल वाष्प से, वाटर वेपर से रिएक्शन करेंगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे। और ये दोनों अम्ल जब वर्षा के जल के साथ जमीन पर आएंगे तो यही अम्ल वर्षा कहलाएगी। अब जब ये एसिड घुलेगा पानी में तो पीएच पानी का घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटते घटते कितना हो गया, 5.6 से कम। तो ये एसिड फिर जला डालेगी। ये बारिश आपको क्या करेगी, जला डालेगी। तो इस बारिश में नहाने की कोशिश ना करेंगे। बचपन में मम्मी नहीं नहाने देती थी, ठीक करती थी। हो गया। चलो अब देखिए इसके नुकसान क्या क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है ना? तो इसके नुकसान क्या क्या है देखो, इसको नोट कर लेना क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनाएगा। तो जो एनसीईआरटी की लाइनें है उसको हमने छेड़छाड़ नहीं किया है। आप लिख लीजिएगा कि देखो एसिड रेन जो है ना वो एग्रीकल्चर के लिए, मतलब कृषि के लिए हानिकारक है। क्यों? जब अम्ल वाला पानी खेतों में जाएगा तो मिट्टी के कंपोजिशन को, सॉइल के कंपोजिशन को चेंज करेगा और जमीन बंजर हो जाएगी। उसके बाद ये पौधों और जंतुओं के लिए हानिकारक है। पौधों की पत्तियां जल जाएंगी और जो जीव जंतु जंगलों में रहते हैं उसकी त्वचा खराब हो जाएगी। तो ये सब के लिए दिक्कत करेंगे। उसके बाद जब ये अम्लीय जल, मतलब एसिड वाला पानी तालाबों में, नदियों में जाएगा तो ये जो जलीय जीवन है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। जलीय जीवन मरने लगेंगे, है ना, एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बाद जो इमारतें हैं और जो मतलब मूर्तियां हैं जो कि मार्बल की बनी हुई हैं, जो कि धातु की बनी हुई है, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि जो H2SO4 है वो मार्बल से रिएक्शन करेगा, धातु से रिएक्शन करेगा और उसको करोड कर देगा, मतलब संक्षारित कर देगा, खराब कर देगा, उसकी ऊपरी परत को खराब कर देगा। उसके बाद ये मनुष्यों में एवं अन्य जंतुओं में श्वसन संबंधित बीमारियों को भी क्या करेगा, जन्म देगा। तो ये सब अम्ल वर्षा के नुकसान हैं, नोट करेंगे इसको। हाँ, ताजमहल इसी से खराब हो रहा है, अभी दिखाते हैं उसको। शिवानी करी कि सर प्लीज सेंड नोट्स। नोट्स तो अपलोड हो गए हैं ना, नोट वाले सेक्शन में। हर क्लास के बाद ये जो हम लिख रहे हैं ना वो वहां पे अपलोड कर दिया जाता है ताकि आप लोग इसको रिवीजन भी कर लो, पढ़ लो। और इसके वीडियो लेक्चर्स भी रहते हैं। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल अभी है, कौसर अंसारी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ताजमहल और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आपने देखा कि ये एसिड रेन की वजह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ग्रीनिश हो गया है, हरा जैसा हो गया है, ताजमहल थोड़ा पीला सा हो गया है। तो ये एसिड रेन होता है।
जनरली एसिड रेन उन जगहों पे होता है जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो वहां पे जिंदगी फिर थम सी जाएगी। फिर ऐसी शायरियां नहीं आएगी कि ए अब्र करम जरा थम के बरस। अब्र करम मतलब मेहरबान बादल। ए अब्र करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस कि वो आ ना सके। ए अब्र करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस कि वो आ ना सके। जब आ जाएं तो जम के बरस, इतना बरस कि वो जा ना सके। है ना। इस बार मुझे दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री शिखा, है ना, तो जो दिया जाएगा वही मैं पढ़ाऊंगा ना। चलिए, ये हो गया 9। अच्छा, एक चीज होता है देखो, स्टोन लेप्रोसी, नोट करके कहीं पे लिख लीजिएगा। स्टोन लेप्रोसी, स्टोन लेप्रोसी, और इसको हम बोल सकते हैं मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर, स्टोन लेप्रोसी या मार्बल कैंसर। ये क्या होता है? देखिए, एसिड रेन की वजह से जो मार्बल की बनी मूर्तियां हैं, इमारतें हैं, वो खराब हो जाती हैं। इसी को हम स्टोन लेप्रोसी या मार्बल कैंसर कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि मार्बल कैंसर और या फिर स्टोन लेप्रोसी का कारण क्या है, तो आप लिख दीजिएगा ड्यू टू एसिड रेन, है ना। ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। ये कोई बीमारी नहीं है जो मनुष्य में होती है ना, मार्बल कैंसर मार्बल में होता है, अम्ल वर्षा के कारण होता है। तो अगर पूछा जाए कि मार्बल कैंसर या स्टोन लेप्रोसी क्या है, तो आप कहेगा सर एसिड रेन की वजह से जो मार्बल खराब हो जाता है, जो मूर्तियां खराब हो जाती हैं, उसी को स्टोन लेप्रोसी या मार्बल कैंसर कहते हैं। केमिस्ट्री की पीएनजी बायो के नोट्स में डाल दी है। अच्छा, उसको हम सही करवाते हैं गुंजन, ठीक है, अभी करवाते हैं थोड़ी देर में, क्लास जैसे ही खत्म होता है उसको हम बैठ के करवाते हैं। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग, जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में ताजमहल जो है वो 7 अजूबों में से एक अजूबा है, और इतनी खूबसूरत इमारत है कि मतलब आप जब उसे ताजमहल को पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई इमारत भी इतनी हसीन हो सकती है ना। तो मैंने उससे खूबसूरत इमारत नहीं देखी है, और ये मतलब एसिड रेन की वजह से खराब हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसको हम पोल्यूशन में भी इसका जिक्र करेंगे जब एयर पोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि देखो, ये है आपका मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट को ही दरअसल हम मार्बल कहते हैं। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं? मार्बल कहते हैं, संगे मरमर कहते हैं, संगे मरमर। तो जब ये संगे मरमर की बनी हुई है ताजमहल, इस पर जब एसिड आएगा, कौन सा? H2SO4। HNO3 और H2SO4 में भी ज्यादा खतरनाक कौन है? H2SO4। तो रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा? ये जो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल था, वो बदल जाएगा कैल्शियम सल्फेट में, वाटर में और CO2 में। अब इस कैल्शियम सल्फेट के बनने से क्या हो जाएगा? पीलापन आ जाएगा। क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, जिसकी वजह से पीला पड़ गया, येलोइश हो गया है। सो आपने देखा होगा कि आगरा के आसपास से सारी फैक्ट्रीज को हटा लिया गया है, खास करके जो मथुरा में मथुरा ऑयल रिफाइनरी थी, मथुरा में तेल शोधन करने वाला जो कारखाना था उसको हटा लिया गया, और उसके आसपास से अभी सारी फैक्ट्रीज को हटाने की कवायद चल रही है। और अभी आपने देखा होगा कि पहले वहां पर सीएनजी की गाड़ियां, अब इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां उसके आसपास चलाई जाती हैं। ठीक है जी, क्लियर? चलिए, तो ये देख लीजिए कि कैल्शियम सल्फेट के बनने के कारण इस खूबसूरत इमारत में थोड़ा सा ये पीलापन सा आ गया है, ये पीलापन आ गया है ना। पहले बिल्कुल दूध जैसा चमकता था, सफेद हुआ करता था। उसी प्रकार जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो किसका बना होता है? कॉपर का बना हुआ है। अब देखिए, जब कॉपर रिएक्शन करेगा H2SO4 से, तो बन जाएगा क्या? कॉपर सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, है ना। तो इस कॉपर सल्फेट के बनने के कारण कैसा हो गया है? ग्रीन हो गया है, हरे रंग का हो गया है। ये देखिए, ऐसा होता था पहले कॉपर, अब थोड़ा सा ये
कॉपर सल्फेट के बनने के कारण थोड़ा सा ग्रीनिश हो गया है आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जो एसिड रेन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है जी। पूरा नोट्स एक बार डाल दिया गया, वो तो हैंड रिटन नोट्स होगा ना। चलिए, तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गए हैं हमारे। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस की तो एसिड का स्वाद कैसा था? खट्टा था। बेस का जो स्वाद होगा वो कड़वा होगा, बिटर होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो बेस एसिड था वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था, ये उल्टा करेगा, लाल लिटमस को ब्लू करेगा। सो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीले करते हैं। और तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि बेसेस आर कॉरोजिव इन नेचर। बेसेस आर कॉरोजिव इन नेचर, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तो ये जो भस्म होते हैं या क्षार होते हैं, ये भी संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक प्रकृति के होते हैं मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, उसको आप मार्बल पे डाल दो, अपनी त्वचा पे डाल दो, धातु की सतह पे डाल दो, उसको खराब कर डालेगा, है ना। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, सोपी टू टच। सोपी टू टच, चिकने होते हैं। चिकने होते हैं मतलब अगर आप उसको हाथ से छुइएगा तो साबुन जैसा प्रतीत होगा। चिकने होते हैं, साबुन जैसा, सोपी टू टच, छूने पर साबुन जैसा प्रतीत होते हैं। तीसरा पॉइंट यहां पे वही होगा कि भस्म के जलीय घोलों से भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अम्ल के जलीय घोलों से, क्षार के जलीय घोलों से और लवण के जलीय घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नाउ ये पांचवा पॉइंट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा पॉइंट है कि लाल लिटमस को ब्लू कर देते हैं, तीसरा पॉइंट है संक्षारक प्रकृति के होते हैं, और चौथा पॉइंट क्या हो गया? चिकने होते हैं, सोपी टू टच। पांचवा पॉइंट हो गया कि जलीय घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एंड छठा पॉइंट कि अगर हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे देखिए NaOH, NaOH को अगर हम पानी में घोलेंगे तो ये डिसोसिएट होकर टूट कर क्या देगा? Na प्लस और क्या? OH माइनस। इस OH माइनस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो वो पदार्थ जिसको जल में घोलने पर H प्लस देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, वो सारे सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो एसिड होंगे। लेकिन वो सारे पदार्थ जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर, जल में घोलने पर OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो सारे के सारे बेस होंगे। तो बेस वो होगा जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या दे रहा होगा? OH माइनस। और एसिड वो होगा, एसिड वो होगा जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या दे रहा होगा? H प्लस दे रहा होगा। तो H प्लस अगर दे रहा है तो वो होगा एसिड, और OH माइनस अगर दे रहा है तो वो होगा बेस। राइट डाउन। वो रिएक्शन में देख लेंगे। वैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आप में पूछता नहीं है, पर थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेंगे हम लोग। 6 to 8 में ऑक्सीडेशन कहां पढ़ना है आपको? क्लियर हुआ सबको? जरा बताएं। हो गया तो लिखेंगे डन, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, बेसिस भी दो तरह के होते हैं। बेसिस भी दो तरह के होते हैं। वो बेस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर पूरी तरह से डिसोसिएट होकर ढेर सारा OH माइनस देगा, उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। लेकिन वह बेस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर पार्शियली डिसोसिएट होकर बहुत कम मात्रा में OH माइनस देगा, वो वीक बेस होगा। तो लिखेंगे बेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। बेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। बेसेस आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। अच्छा, एक चीज नोट करके पहले लिख लें कि भाई बेस में और एल्कली में क्या फर्क होता है। बेस जिसको हम भस्म कह रहे हैं और एल्कली, एल्कली जिसको हम क्षार कह रहे हैं,
इन दोनों में क्या अंतर होता है? क्या दोनों एक ही चीज है या इनमें कोई अंतर है? तो देखिए, वह बेस, इसको याद करिएगा, वह बेस जो वाटर में, जल में डिसॉल्व हो जाए, जल में घुल जाए, वह बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। वह बेस जो पानी में घुल जाए, जल में घुल जाए, ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। जैसे हम इस पॉइंट से हम यहां पे कह सकते हैं कि देखो, सारे के सारे एल्कली क्या है? बेस हैं। सारे के सारे एल्कली बेस हैं, लेकिन सारे के सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते। बात आ रही है समझ में? क्षार कहने का मतलब क्या है? कि वह भस्म जो जल में घुल जाता हो, वह बेस जो वाटर में घुल जाता हो, ऐसे बेसिस को हम क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। इसका मतलब सारे एल्कली तो बेस हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते। उन बेसिस को एल्कली कहेंगे जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर में घुल जाएंगे। वाटर में घुल जाएंगे तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली। वाटर soluble bases are called alkalis। जल में घुलनशील भस्मों को, जल में घुलनशील भस्मों को क्षार कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि सारे क्षार तो भस्म है, लेकिन सारे भस्मों को हम क्षार नहीं कहेंगे। उन भस्मों को क्षार कहेंगे जो जल में घुल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाता है, तो आप इसे बेस कह लो, एल्कली कह लो, दोनों एक ही बात है। लेकिन कुछ जो बेसेस होते हैं, है ना, वो वाटर में नहीं घुलते, तो वो उनको हम सिर्फ बेस कहेंगे, एल्कली नहीं कहेंगे। तो वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज व्हाट? एल्कलीज। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप एल्कली कह लो, बेस कह लो, एक ही बात है। इसे आप बेस भी कह सकते हो, इसे आप एल्कली भी कह सकते हो, क्षार भी कह सकते हो। ठीक है, बात आनी चाहिए समझ में। सो इंपॉर्टेंट हो गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। सो ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सारे क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सारे भस्म क्षार नहीं होते। देखिए, सारे एल्कली बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते। उन बेस को एल्कली कहेंगे जो पानी में घुलते हो। तो वह बेस जो वाटर में घुल जाता हो, ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, समय समाप्ति की हो चुकी है घोषणा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है, और फिर चलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे, उदासीनीकरण अभिक्रिया पे, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस, और फिर चलेंगे हम इंडिकेटर पे, मतलब सूचक पे, है ना, कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है ना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे, और हमारा जो एसिड बेसिस और सॉल्ट का टॉपिक है वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।